राइट। अब आज का टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? वैदिक सभ्यता। ठीक। कल जो हम देखे हैं इसमें और वहां से हमें आगे बढ़ना है। वैदिक सभ्यता जो है ये हम हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात कर रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता के बाद का मतलब ये हुआ कि अब हम जो है जो लगभग जो हमें जो सामान्य जो डेटा मिलता है ये तिथि को लेकर के वो कब से ले रहे हैं हम एक्चुअल में 1500 बीसी से ले है आगे 600 बीसी तक। ठीक। तो इसमें जो है हम लोग कल जो देख रहे थे पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कल एग्जैक्टली हमने क्या पढ़े हैं उसको उसको थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं इसका। कल 26 तारीख 27 तारीख 26 को ये कल देखे हैं एक्चुअल में हम लोगों ने ये। ठीक। वैदिक का हिस्सा था और उसको समझने के लिए हमने क्या किए हैं कि हमने पूरी इतिहास के जो क्रम है ये, ठीक है, उनके जो क्रोनोलॉजी है उनको समझने का प्रयास किया। ठीक। जिससे इसमें हमने मैंने इतिहास को जो बांट रखा है एक्चुअल में सुविधा के लिए, अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से, कि एक जो पहला सेगमेंट है इनका भाग एक, जिनमें क्या है हमने स्रोत लिए थे और भारत के इतिहास के जानकारी के उनके स्रोत एक बेसिक लिए स्रोत के प्रकार लिए थे। ठीक। उसके बाद फिर भारत की इतिहास की जानकारी के स्रोत की बात की है। ठीक। उसके बाद भाग दो में जो है प्राक और आद्य जो ऐतिहासिक काल है, ये प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है और हड़प्पा है। उनके बाद फिर जो है तीसरे खंड में जो लिए वो क्या है भाग 3। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है वॉइस में? मॉर्निंग। आवाज ठीक आ रहा है? ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर भाग 3 में यानी इसमें वैदिक काल, और वैदिक काल का मतलब कब से लिए इसमें 1500 बीसी से कब तक ये 600 बीसी तक। वैदिक काल में जो है पूर्व वैदिक काल जैसे ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से कब तक है ये 1000 बीसी तक। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में जो है 1000 बीसी से कब तक है 600 बीसी तक। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो लिए हम लोगों ने कौन सा आया महाजनपद काल। महाजनपद काल, और महाजनपद काल को जो है पूर्व मौर्य काल भी कहते हैं। महाजनपद काल को पूर्व मौर्य काल भी कहते हैं। पूर्व मौर्य काल या फिर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, नए धर्म का उदय किया। ठीक है, तो केवल बुद्ध काल भी कह देते हैं, या फिर क्या है पूर्व मौर्य काल है ये क्या है पूर्व मौर्य काल। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या घटनाएं होंगे, एक तो महाजनपदों का उदय होगा, एक साथ में क्या है नवीन धर्मों का उदय होगा, साथ में जो है इसमें मगध साम्राज्य का भी उदय होगा, और इसी समय जो है पहली बार विदेश से आक्रमण भी होगा। पहली बार विदेश से आक्रमण भी होगा, साइरस का होगा, और साथ में जो है मकदूनिया से भी आक्रमण होगा। ठीक, इस प्रकार से ये ठीक है। तो ये किस फेज की बात की हम लोगों ने पूर्व मौर्य काल का। तो यही इस समय तक हम देखने शुरू कर देंगे उस तरफ कि पूर्व वैदिक काल में समाज की व्यवस्था किस प्रकार का था, उत्तर वैदिक काल में समाज की व्यवस्था किस प्रकार का था, और उसके बाद फिर जो है उनकी राजनीतिक जीवन किस प्रकार का, आर्थिक जीवन किस प्रकार का, धर्म और संस्कृति किस प्रकार का, ये इनकी बात ये। उसके बाद फिर जो है ये इसके बाद फिर आगे की कलम में ये अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र के इतिहास की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्र के इतिहास की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर दूसरा कौन, फिर अब आगे जो है हम उस बुद्ध काल के बाद कहां पहुंच गए हैं मौर्य काल में। ये कहां पहुंच गए हम लोग मौर्य काल। और मौर्य काल का मतलब कब की बात कर रहा हूं 400 बीसी से 400 ईसा पूर्व से लेकर के ये 400 लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक 200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये कौन सा है बुद्ध काल का, ये कौन सा है मौर्य काल का। तो मौर्य काल में जो है एक बड़ा विशाल साम्राज्य की स्थापना होगा जिसमें क्या कहेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में उनकी राजनीतिक, उनके राज्य का उनका विस्तार, और उनके राजवंश, और साथ में जो है उस समय जो राजा थे उनकी शासन व्यवस्था,
और साथ में उनका प्रशासन, ये उनका क्या है, राजनीतिक जीवन है ये। उनके बाद फिर उसमें उनकी अर्थव्यवस्था की बात की है, तो क्या होंगे उसके अर्थव्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था में क्या है उनका, कृषि है, पशुपालन है, व्यापार और वाणिज्य है, मुद्रा व्यवस्था है, कर व्यवस्था है, नगरीकरण है, शिल्प और उद्योग, ये सब बातें इनमें से है। इनके साथ साथ फिर इसमें इनकी जो है आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी आएगा, फिर उसमें जो है उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन भी आएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी होगा। समझ रहेंगे किसकी बात की हम लोग में, मौर्य। मौर्य के बाद फिर जो है हम किसकी डिस्कस किए थे इसमें, आगे जो है महोत्तर फेज तक आगे बढ़े ये, किस तरफ आगे बढ़े, महोत्तर। मगर साथ में इसी समय हमने जो है इनको यहाँ से जो है उत्तर भारत के इतिहास और दक्षिण भारत के इतिहास दोनों को समानांतर समझने के लिए, तो एक उत्तर भारत के इतिहास में कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, मौर्य तक। मगर अब थोड़ा सा साथ में और किसके लिए हम लोगों ने दक्षिण भारत के इतिहास को भी समझे हैं, जिससे जो है उत्तर भारत के इतिहास को भी और साथ में दक्षिण भारत के इतिहास को भी, ओवरऑल में भारत के इतिहास को हम ठीक प्रकार से समझ सके, उनकी क्रोनोलॉजी को। ठीक है, इसीलिए फिर हमने क्या किए, दक्षिण भारत के इतिहास में, तो दक्षिण भारत के इतिहास में जो है जो पहले पे है पाषाण काल, सबसे प्रारंभिक पाषाण काल। पाषाण काल के बाद फिर उसमें जो है क्या है, ताम्र पाषाण का भी स्थल है दक्षिण में। फिर उसमें जो है महापाषाण काल, महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। और उसके बाद का जो फेज है, किसके बाद की हम लोग में, संगम काल। संगम काल में जो है तीन उस समय प्रमुख राज्य हुआ करते थे, तीन प्रमुख राज्य और उसके राजवंश। तीन प्रमुख राज्य मतलब राजवंश, मतलब किनकी बात कर रहे हैं हम इसमें, एक चोलास, फिर पांड्यस और चेर। तो चोल, चेर और पांड्या। हालांकि जो है अशोक के जो शिलालेख है उसमें एक और सती पुत्र की भी जानकारी होती मिलती है, मगर अभी तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि उनका क्षेत्र कहां पर था। ठीक, तो ये हो गया। तो एक तरफ क्या चल रहा है हमारा, इसमें उत्तर भारत के जो इतिहास कालक्रम है वो भी चल रहा है, और साथ में दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मौर्य काल के बाद। तो मौर्य काल तक ये सब क्या चल रहा है, संगम काल दक्षिण में चल रहा है ये। ठीक है, तो अब यहां से जो है मौर्य काल में, मौर्य काल मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 400 बीसी से लेकर 400 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अब मैं उसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, मरोत्तर काल की बात कर रहा हूं। तो मरोत्तर काल का मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 200 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 300 ईस्वी तक। 500 वर्षों का पूरा इतिहास है ये। ठीक है, तो ये 500 वर्षों के इतिहास में जो है जो बड़ा जो मौर्य साम्राज्य जो हुआ करता था, अब वो मौर्य साम्राज्य का जो है विघटन हो गया है। तो अब एग्जैक्टली क्या होगा, विकेंद्रीकृत शासन की, विकेंद्रीकृत राज्य की व्यवस्था है ये। ठीक है, छोटे छोटे राज्य है यहाँ पर ये, और स्वाभाविक है जब बड़े कोई विशाल साम्राज्य, कोई शक्तिशाली जो है शासक नहीं रहता है, उसी समय भारत में फिर से विदेशी आक्रमण भी हुआ है। राइट, तो फिर से विदेशी आक्रमण, मतलब ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए कितने नंबर विदेशी आक्रमण है, दूसरे नंबर का, क्योंकि पहले विदेशी आक्रमण जो है लगभग 500, जब छठी सदी ईसा पूर्व में भी फिर से पहले आक्रमण हुआ था इनका, उधर ईरानियों का और साथ में मकदोनिया से भी, साइरस ने भी आक्रमण किया था। बाद में फिर जो है और ईरान में हकमरी वंश के शासक है उनके द्वारा भी आक्रमण किया गया था 522 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब उसके बाद ये फिर जो है तब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, विघटन हो गया मौर्य साम्राज्य का, तब फिर से क्या है, विदेशी आक्रमण। और फिर से क्या है, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण किस तरफ से होंगे भारत में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है भारत में पहुंचने का एक मार्ग है इस तरफ, खैबर और खैबर दर्रा चालू हो गई उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो उसी से लोग जो है आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए हैं। ठीक है, तो इसी समय जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, जब मौर्यों का पतन हो गया तो मरणोत्तर काल में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमणकारी रूप में कुछ मध्य एशिया से आए, तो कुछ जो है उधर मकदूनिया से आए। ठीक है, कुछ मकदूनिया मतलब उसको बैक्टीरिया कहते हैं, ये यूनानी बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से भी कुछ आए, तो वहां से कुछ यूनानी आए, उसके बाद फिर कुछ शक, और फिर पहलव और फाइनली कुषाण। इन्होंने उत्तर पश्चिम और लगभग उत्तर के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना, और साथ में पश्चिमी मध्य क्षेत्र पर उन्होंने अपने राज्य की स्थापना किया। ज्यादा जो सफल हुआ, वो सबसे अधिक सफल जो हुआ वो कुषाण थे, जिसने न केवल पुरुषपुर और उसके बाद फिर आगे चल करके बहुत बड़े क्षेत्र गंगा के जो है लगभग ये पूरा गंगा के जो पश्चिमी गंगा, मध्य और पश्चिमी गंगा और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने, कुषाणों ने। ठीक है, और साथ में जिसका जो शक था, शक का राज्य क्षेत्र लगभग ये सौराष्ट्र वाला, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, और ये सौराष्ट्र,
गुजरात वाला हिस्सा, इस पर अधिकार किसका था? शकों का था ये, ठीक है। और साथ में ये राजस्थान और उस तरफ पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो बीच वाले हिस्से थे, ठीक है, उस पर अधिकार किसका था? पहलव का, कुछ समय के लिए। हालांकि पहलव बहुत अच्छा नहीं कर पाया। और सबसे उत्तरी जो क्षेत्र थे इस तरफ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उस पर अधिपत्य किसका रहा? यूनानियों का रहा। उस पर किसका रहा? यूनानियों का रहा, ठीक। ये तो हुआ, मगर इस तरफ जो है छोटे जो राज्य थे अब वो विकसित हो चुके थे, ठीक है। इस समय फिर दक्षिण में, दक्षिण की तरफ मतलब इसमें हम मध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरफ क्या होगा? यहाँ पर मौर्य के पतन के बाद यहाँ पर जो कलिंग वाला क्षेत्र है, कलिंग को जीता किसने था? अशोक ने जीत रखा था ना। तो अब ये कलिंग के जो है राजवंश फिर से और शक्तिशाली हो जाएंगे। कलिंग में जो है एक वंश आएगा यहाँ पर, कौन सा? चेदी वंश। कलिंग में एक राजवंश आएगा, कौन सा? चेदी। और चेदी के समानांतर जो इस तरफ जो है ये महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठण वाले क्षेत्र है, वहां पर कौन आएगा? सातवाहन। वहां पर कौन आएगा? सातवाहन। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए अब ये इसी समय छत्तीसगढ़ भी है, तो छत्तीसगढ़ में एग्जैक्टली इस समय तक कौन शासन कर रहा है अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई क्षेत्रीय राजवंश की हमें कोई जानकारी अभी नहीं है। मगर हाँ, छत्तीसगढ़ के जो है इधर पूर्व की तरफ में जो एक राजवंश कौन सा है? चेदी राजवंश है। और चेदी में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ करता, तो हाथियों में बैठ करके युद्ध करने जाते थे, जिसका नाम क्या था? मेघवाहन खारवेल। क्या नाम था? मेघवाहन खारवेल। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। और उसके समानांतर इस तरफ जो है ये, इस तरफ कौन है? सातवाहन। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पहले इस बस्तर क्षेत्र पर चेदियों का अधिकार था, मगर बाद में सातवाहन में जो है, सातवाहन में जो बड़े शक्तिशाली शासक है यहाँ पर कई। सातवाहन में जो है, हालांकि इनकी स्थापना जो है सिमुग ने किया था, मगर बाद में इसमें जो है गौतमी पुत्रा सातकर्णी है, वशिष्ठ पुत्रा पुलमावी है, वर्दश्री है, वेदश्री है, ठीक, यज्ञश्री है। तो कई जो है, तो ये जो है इस तरफ जो बस्तर क्षेत्र है उसको सातवाहनों ने जीत लिया, ऐसा हमें जो साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस पूरे पश्चिमी जो मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी जो क्षेत्र है इस तरफ जो है, इधर जो है अरब सागर की जो है तटीय क्षेत्र तक, इस पूरे क्षेत्र पर, और साथ में इस तरफ जो है जो मध्य छत्तीसगढ़ भी क्षेत्र है, इस पर अधिकार अधिपत्य किसका हो चुका है? सातवाहनों का है। उत्तर की तरफ भी उन्होंने राज्य का विस्तार किया, दक्षिण की तरफ भी राज्य विस्तार किया, और पश्चिम की तरफ भी, पूर्व की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। तो एक बड़ा साम्राज्य, बड़ा एक राज्य किसका बन गया है? सातवाहनों के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। अब सातवाहन इस तरह, अब दक्षिण में, सदूर दक्षिण में, सदूर दक्षिण में किसका शासन चलेगा? वो दक्षिण भाग में बताया था मैंने किनका है? चोल, चेर और पांड्य। तो अब पहले पांड्य बड़ा शक्तिशाली थे, मगर अब पांड्यों के स्थान पर शक्तिशाली कौन हो जाएगा? सातवाहन, ठीक है। तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये मरुत्तर फेज की बात कर रहे हैं ये। और इस समय ये सातवाहन और इस तरफ ये कुषाण, दोनों जो है ये जो है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करके बड़ी मात्रा में क्या है? धन प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है रोमन साम्राज्य भी अपने लगभग विकसित अवस्था में है, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां जो है बहुत अच्छा खासा है। भारत जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये जो कुषाण है, कुषाण जो है एक इस तरफ चीन, और वहां से भी भारत के जो है जम्मू कश्मीर वाले, और वहां से भी इधर अफगानिस्तान के थोड़ा दक्षिणी हिस्से में, और वहां से भी इस तरफ होते हुए जो है कहां पर? मध्य एशिया, और मध्य एशिया से फिर उधर पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया से कहां पर? इधर यूरोप और अरब तक उनके व्यापार का विस्तार एक रास्ते के माध्यम से, एक मार्ग के माध्यम से, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जो व्यापार होता था रेशम का, सिल्क का, इसीलिए इस मार्ग को क्या कहा गया? रेशम मार्ग। जो वर्तमान में जो है चीन के एक जो है बड़ा प्रोजेक्ट, BRI प्रोजेक्ट, क्या है? BRI प्रोजेक्ट है। BRI मतलब क्या है? बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बड़ा जो मार्ग है उनका जो है हिस्सा हुआ करता था ये। तो ये जो है रेशम मार्ग पर अधिपत्य किसका? लगभग किसका है? कुषाणों का। और वही जो है कुषाण जो है फिर यहाँ से व्यापार बड़ी मात्रा में रोमन के साथ करके वहां क्या है? बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करती है। इसीलिए उनके पास में क्या है? बड़ी मात्रा में सोना, और उसमें गोल्ड, और गोल्ड की शुद्ध सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए। किन्होंने? कुषाणों ने, ठीक। ये तो हो गया। और वैसी जो है बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार का जो लाभ उठाया किसने? इन सातवाहनों ने। सातवाहन जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार किया। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये?
ठीक, इस तरह से ये, तो ये एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हम, लगभग किस समय की बात कर रहे हैं, मौर्य काल के समय की बात कर रहे थे। इस समय क्या हुआ, उत्तर भारत में भी और साथ में जो है दक्षिण भारत में, राइट। अब हमें यहीं से आगे बढ़ना है, ठीक, अब हमें जो है यहीं से आगे बढ़ना है ये, ठीक, क्योंकि इनको हमें कहां तक समझ लेना है, ये कहां तक समझ लेना है हमें, पूर्व मध्य काल तक, तब जाकर हम फिर जो है, क्योंकि वहां पर जो है ये पूर्व वैदिक काल से, जैसे पूर्व वैदिक काल से लेकर के पूर्व मध्य काल तक समझने का जो तरीका होगा हमारा, ठीक है, वो पूरा एक ही समान है ये। और एक ही समान मतलब क्या है, उनमें हम समझना क्या क्या है, हमें उनमें समझना क्या है, जो परिवर्तन के जो तत्व आएंगे, ये मैं कहां से बात कर रहा हूं, मैं पूर्व वैदिक काल से, ठीक है, मैं यहां से रहा हूं मैं पूर्व वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल से लेकर के जो है, अब पूर्व वैदिक काल मतलब कब, मैं 1500 बीसी से बात करूं, यहां से लेकर के जो है, यहां से लेकर के जो है कब तक, पूर्व मध्यकाल तक, पूर्व मध्यकाल तक। अब पूर्व मध्यकाल का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लगभग जो है 750 से जो है 12वीं, 750 से जो है ये जो अवधि है 750 बीसी से कब तक, 1200, 750 बीसी नहीं, इस एडी है, 750 ईस्वी से यहां से लेकर के जो है कब तक, 1200 ईस्वी तक, ये क्या है, पूर्व मध्यकाल की स्थिति है। अब इसमें जो हमें देखना क्या क्या है, इसमें हमें देखना क्या है, वो परिवर्तन के तत्व है, वो परिवर्तन को हमें आइडेंटिफाई किए हैं, क्या क्या बात की इसमें हम लोगों ने, उसमें उनका राजनीतिक जीवन में परिवर्तन की बात की है हम लोगों ने, फिर साथ में क्या बात की इसमें, उनके आर्थिक जीवन में परिवर्तन की बात की है, यही है, ठीक है, फिर इसमें उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन की बात किए हैं, सामाजिक जीवन में परिवर्तन की बात की है, फिर उसमें उनकी जो है, जो धार्मिक जीवन, उनको अलग कर देता हूं मैं, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में परिवर्तन की बात की है, फिर इसमें क्या किया में लोगों ने, सांस्कृतिक, इनको भी जो है सांस्कृतिक में, चलो हम इसमें कला और स्थापत्य को ले लेते हैं, कला और संस्कृति, इसमें कला और संस्कृति, इसमें क्या बदलाव हो गई है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसमें क्या बदलाव हुए, तो ये सब एग्जैक्टली हमें जो है पूर्व वैदिक काल से कहां तक कंटिन्यू में देखना है, पूर्व मध्यकाल तक। पूर्व वैदिक काल में समाज किस प्रकार का, उत्तर वैदिक काल में समाज किस प्रकार का, बुद्ध काल में समाज किस प्रकार का, मौर्य काल में समाज किस प्रकार का, पूर्व मौर्य काल, उत्तर पोस्ट मौर्य काल में समाज किस प्रकार का, फिर गुप्ता काल आएगा यहीं से आगे। अब हम कहां से आगे बढ़ रहे हैं, यही से आगे बढ़ रहे हैं अभी, पूर्व मौर्य काल, उत्तर काल तक देख चुके हैं ये, ठीक, तो अब जो है ये, अब हमें यहां पर से अब आगे जो है और इतिहास के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ मरुत्तर काल के बाद कौन सा काल आएगा, इसमें 5वें नंबर में कौन आ जाएगा, गुप्त काल, 5वें में कौन सा जाएगा इसमें, गुप्त काल तक। ये एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं अभी इसमें, ठीक है, इसमें हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, भारत के इतिहास का कालानुक्रम, उनका कालानुक्रम, ठीक है, उसके बाद फिर हम वैदिक में चलेंगे। तो ये जितनी अगर देखें हम इसमें, तो अब यहां पर कहां पहुंच गए हम, क्योंकि अब दोनों पर काम करेगा, उत्तर भारत वाला भी और साथ में क्या है, दक्षिण भारत वाला भी है, ठीक है, तो अब हम जो है वो सातवाहन वाला फिर वहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सातवाहन अब क्या होगा, पतन होगा, तो सातवाहन के पतन के बाद, सातवाहन के पतन के बाद, तो ये जो क्षेत्र है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ले लूं, साइड में, यहां पर छोटा सा मैप बना लेते हैं समझने के लिए। तो अब ये जो क्षेत्र थे ये, इसमें ऐसा अगर समझे, तो यहां पर जो है पहले जो सातवाहन का हिस्सा हुआ करता था, यहां पर जो है पहले जो सातवाहन का हिस्सा था, अब सातवाहन के स्थान पर यहां पर कौन आ जाएगा, वाकाटा का आ जाएगा, और यहाँ जो बड़ा क्षेत्र पर जो है अभी जो है किसका था, वो कुषाण का जो हिस्सा हुआ करता था, वहां पर किसका हुआ था, कुषाण का हिस्सा हुआ करता था, और दक्षिण में इस तरफ क्या है, जो क्षेत्रीय राजवंश तो है ही ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसमें एक ये स्तर था,
और ऐसे, और ये इस तरह से ये, तो यहाँ पर भी क्या है, अब बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और यहीं पर क्या है हमारा ये छत्तीसगढ़ भी है, ये पर क्या है हमारा ये छत्तीसगढ़, और इधर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र भी है, और इधर ये जो बंगाल वाला क्षेत्र भी है, समझा रहे ना ये, और इधर ये इधर जाएंगे तो, और इधर ये असम वाला क्षेत्र भी है, असम वाली क्षेत्र है ये, समझा रहे ना ये, इस प्रकार से तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अब यहाँ से क्या है बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अब इस बदलाव में जो है हमें कई चीज मिलेंगे। तो अब यहाँ जो सातवाहन हुआ करता था वहां पर पहले कौन आ जाएगा, वाकाटक आ जाएगा। तो ये किसके स्थान पर आ गया, सातवाहन के स्थान पर, सातवाहन के स्थान पर कौन आ गया, वाकाटक। अब वाकाटक जो है ये अपने राज्य का विस्तार करेगा। तो वाकाटक जो है राज्य का विस्तार किया तो पहले स्वाभाविक है ये उत्तर दक्षिण चारों तरफ राज्य का विस्तार किया, तो उसी समय ये दक्षिण इंद्र से कहां पर, इस तरफ छत्तीसगढ़ तक भी उन्होंने राज्य का विस्तार कर रखा है। और छत्तीसगढ़ की तरफ मतलब क्या है, दो क्षेत्र है इनके पास में, छत्तीसगढ़ की तरफ मतलब क्या है, दो दो क्षेत्र, मतलब कौन सा हो गया, एक बस्तर वाला क्षेत्र और दूसरा जो है ये मध्य वाला क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का जो है जो मैदानी क्षेत्र है ये, समझा रहे हैं ये, तो मैदानी क्षेत्र पर भी जो है अपने किसी स्वयं या तो अधीनस्थ किसी शासक को वहां पर जो है सौंप देगा शासन करने के लिए, मगर क्या है उनका एक अधीनस्थ है, उनका मांडलिक है, ठीक है। और वैसे दक्षिण में कौन है, नल वाले क्षेत्र, तब तक वहां पर दक्षिण में कौन आ जाएगा, नल का उदय हो चुका होगा। मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अब थोड़ा उत्तरोत्तर काल में जो है यहाँ पर अब क्षेत्रीय राजवंश का छत्तीसगढ़ में उदय की परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश की उदय की परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है। अब इस समय जो है ये जो कुषाण और ये जो कुषाण राजवंश जो हुआ करते थे, कुषाण जो हुआ करते थे, अब कुषाण जो है अब उनका जो है दिन चले जाएंगे। कुषाण के स्थान पर जो है अब एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उस पर अब यहां से अधिकार, उन पर जो है यहां से अधिकार किसका शुरू होगा, किसका शुरू होगा, यहां से जो है गुप्तों का, किनका शुरू होगा, गुप्तों का। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अब अधिकार किसका हो जाएगा, यहां पर गुप्तों का। और गुप्त जो है ना केवल इस गंगा के जो मैदानी वाला क्षेत्र, ना केवल गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र, बल्कि वहां दक्षिण की तरफ भी, दक्षिण की तरफ के जो क्षेत्र है उनको भी जीतने के लिए वहां जो है अपना अभियान चलाएंगे। दक्षिण की तरफ जो क्षेत्र है उनको जीतने के लिए भी क्या है, अभियान चलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इस समय जो है तो यहाँ गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिपत्य किसका हो गया, गुप्त का। तो क्या बनेगा, गुप्त साम्राज्य, क्या बनेगा, गुप्त साम्राज्य। और इस तरफ पश्चिम में जो महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, विंध्याचल वाला क्षेत्र है, वहां पर कौन है, वाकाटक। दोनों थोड़ा सा सगे संबंधी है, दोनों क्या है, सगे संबंधी है, रिश्तेदार है ये, ठीक है। तो स्वाभाविक है एक तरफ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, बिहार यूपी इस बड़े क्षेत्र पर ये, और दूसरी तरफ वाकाटक जो है जो उनके रिश्तेदार है वो जो है इस तरफ जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा और समुद्री भाग तक उनका विस्तार है ये। और लगभग दोनों जो है ये मध्य क्षेत्र के बहुत बड़े क्षेत्र पर भी उन्होंने अधिकार कर रखा है, जिनको बोलते हैं दक्षिणापथ, जिनको बोलते हैं दक्षिणापथ, ठीक है। और दक्षिण की तरफ जैसे बताया मैंने यहाँ पर क्या, पहले यहाँ पर कौन थे, चोल चेर पांड्य जो हुआ करता था, पहले कौन थे, चोर चेर पांड्य जो हुआ करते थे। अब वहां पर थोड़ी सी और भी कुछ कुछ अलग अलग राजवंश, और भी कुछ कुछ अलग अलग राजवंश, जैसे कि यहाँ पर जो है अब उसमें जो है वो चालुक्य जैसे कुछ लोग आएंगे, बोले चालुक्य थोड़ी बात की स्थिति में है ये। इसी समय फिर आगे जो है पल्लव भी आना उनका शुरू होगा, है ना रही है। तो दक्षिण भारत की तरफ भी थोड़ा क्या है परिवर्तन आ रहा है ये, ठीक। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, अब यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गुप्त काल, इनकी बात कर रहे हैं हम, गुप्त काल। तो गुप्त किसके बाद में आया, कुषाणों के बाद में आया, गुप्त कहां पर आया, कुषाणों के बाद में। तो गुप्त काल, तो इसी समय क्या साम्राज्य बन गया, गुप्त साम्राज्य, क्या बन गया, गुप्त साम्राज्य। अभी गुप्त साम्राज्य जो बना इनमें, गुप्त साम्राज्य में, तो गुप्त काल मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग लगभग में 300 ईस्वी से लेकर के जो है लगभग चलो 600 ईस्वी तक, 600 कब से बात कर रहा हूं मैं, 300 ईस्वी से जो है
इसमें जो है कब से 300 ईस्वी से कब तक की बात कर रहा हूं मैं, 600 ईस्वी तक। किनकी बात कर रहा हूं मैं, गुप्त काल का। तो गुप्त काल में समानांतर और कौन है इस तरफ, वाकाटक है, ये हमें ध्यान में रखना है ये। ठीक है, तो गुप्त काल है और साथ में तो यहां पर क्या है, तो एक गुप्त साम्राज्य हो गया, थोड़ा बड़ा साम्राज्य है, और गुप्त साम्राज्य के साथ साथ और क्या चलेगा इसमें जो है, वाकाटक। साथ में क्या है, वाकाटक। ठीक है, दोनों पैरेलल है ये। ठीक है, और दक्षिण में क्या चलता रहेगा, चोल चीर पांड्य। ठीक है, उनमें जो है अब पांड्य पहले शक्तिशाली थे, अब उनके स्थान पर कौन शुरुआत हो जाएगा इस तरफ, कौन है इस तरफ, कौन हो जाएगा, चोल ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और आगे फिर जो है स्थानीय स्तर पर और भी कुछ छोटे छोटे राजवंश शुरुआत होंगे। कब तक की बात किया मैंने, गुप्त काल में। ठीक, अब गुप्त काल में फिर वही पुरानी वाले जो है पूरी व्यवस्था जो उधर हम मरोत्तर काल में छोड़ दिए थे, तो मरोत्तर काल में फिर क्या बढ़े थे हम लोगों ने, फिर वही बात है, कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन सी बात हुई है, उनकी जो है राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन और उनका जो है सांस्कृतिक, चलो जिसमें कला स्थापत्य विज्ञान सब कुछ ले लेंगे इसमें मुख्य रूप से ये। ठीक, इस समय तो अब इस समय तक जो है बड़े बड़े मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, यही पर ही है। ठीक है, बड़ी मात्रा में जो है सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा ये। इसी समय जो है महिलाओं के जो है सती होने के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य 510 ईस्वी में जो मिलता है, एरन अभिलेख है, वहां जानकारी मिलती है कि सती प्रथा के प्रावधान उस समय हुआ करते थे ये। मतलब सामाजिक स्तर पर जो है महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी जो उनकी जो कमी है, महिलाओं की जो है स्थिति थोड़ी सी खराब होती यहीं से चली गई। ठीक है, समाज में और उनकी जो है जो मान्यताएं हैं उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन यहाँ से आने शुरू हो गए। समझ में आ रहा है ये? ठीक, तो ये तो डिटेल से जाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ से क्या हो रहा है अभी, ये परिवर्तन आना शुरू हो गया। एक तरफ गुप्त साम्राज्य और दूसरे में कौन सा है, वाकाटक। तो इस समय तक छत्तीसगढ़ में जो है जिसका बड़ा कुछ क्षेत्र राजवंश छत्तीसगढ़ में हुआ करता था या फिर नहीं, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। मगर हाँ, इस समय जो है छत्तीसगढ़ में, इस समय छत्तीसगढ़ में जो है दो राजा जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया, जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, उसे दो राजा के नाम मिलते हैं ये। इस मध्य क्षेत्र में जो है, इस मध्य क्षेत्र में जो है एक राजा जो है महेंद्र, और इस तरफ दक्षिण में जो है वैसी नल शासक व्याघ्र राज। समझना रही है? हाँ, बताएंगे उसकी, छत्तीसगढ़ जाएंगे तो अलग बात करेंगे। तो ये एग्जैक्टली ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ में कम से कम ये क्षेत्रीय कोई राजा तो है। किस राजवंश का है इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। समझना रही है? अब वो क्षेत्रीय राजवंश का उदय कब हुआ, किस पर्टिकुलर राजवंश से बिलोंग करते थे, कब तक उन्होंने शासन किया, ये इसे बहुत स्पष्टता नहीं है। मगर हाँ, कम से कम ये तो जानकारी मिलता है हमें समुद्रगुप्त के स्तंभ लेख से, प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख से, कि छत्तीसगढ़ के इस मैदानी क्षेत्र में भी एक राजा है, इसका नाम क्या है, महेंद्र है। और दूसरा दक्षिण में एक और राजा है जिनका नाम क्या है, व्याघ्रराज। दोनों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया है। समझ में आ रहा कह रहा हूं मैं ये, इस तरह से ये। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे अब ये प्रक्रिया और क्या है, आगे बढ़ गई। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ में राजा क्या है, एक पराजित राजा है जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया हुआ है ये। ठीक, ये यहां तक समझ गए ये। अब उसके बाद फिर कब फिर आएगा कौन सा, अब आएगा इसमें जो है कौन सा, गुप्तोत्तर वाला फेज। कौन सा फेज आएगा, गुप्तोत्तर वाला फेज। ठीक है, गुप्तोत्तर वाला क्षेत्र। अब इसी समय जो है देखो, ये सब यहाँ पर ये वाला स्पेस खाली है ना, यहाँ पर ये ठीक है, इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए जो है शकों का अधिकार रहेगा। किनका अधिकार रहेगा, शकों का। हालांकि बाद में फिर जो है गुप्त उस पूरे क्षेत्र को जीत लेंगे, बड़े क्षेत्र को। ठीक, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनके बाद फिर किसका आ गया, गुप्तोत्तर काल। किसका जाएगा, गुप्तोत्तर, किसका आएगा, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 600 ईसा पूर्व से, क्योंकि ये जो गुप्त काल कब तक बात की हम लोगों ने,
300 ईस्वी से लेकर कब तक, 600 ईस्वी तक। तो अब ये गुप्तोत्तर वाला जो है, ये गुप्तोत्तर मतलब जो है लगभग हम कब की बात कर रहे हैं, 600 ईस्वी से लगभग 750 ईस्वी तक। 600 ईस्वी से जो है कब तक, 750 ईस्वी तक, इस समय तक। इस समय तक तो फिर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उससे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन आने का मतलब ये हुआ कि ये जो गुप्त था, अभी जो बड़ा एक साम्राज्य बना रखा था, अब इनका जो है राज्य टूट जाएगा, इनका विघटन हो जाएगा। और विघटन होने के बाद जो है ये छोटे छोटे अलग अलग राजवंश में जो है विभाजित होना शुरू होगा। छोटे छोटे राजवंश बनेंगे। अब छोटे राजवंश का मतलब जैसे कि यहाँ पर जो है एक अलग बन जाएगा बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस तरफ ये जो बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो कन्नौज वाला क्षेत्र है उस पर एक और दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर जो थानेश्वर वाला क्षेत्र है उस पर कुछ और आ जाएगा। समझ में आ रहा है कह रहा हूँ भैया? इस तरफ ये जो राजस्थान वाले ये सब क्षेत्र है, सौराष्ट्र, ये सब में भी क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय राजवंश आएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी जो है ये जो यहाँ जो पहले वाकाटक था, अब वाकाटक के स्थान पर परिस्थितियां उनकी बदल चुकी होगी और यहाँ पर और क्षेत्रीय राजवंश आना शुरू हो जाएगा। यही इसी समय जो है कलचुरी मध्य प्रदेश में महिष्मती क्षेत्र में पहले वो शासन करेगा, फिर बाद में जो है त्रिपुरी में जो है स्थापित करेंगे अपनी प्रशासनिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी अपना। ये क्या कहलाएगा, पहले वो महिष्मती की कलचुरी, फिर बाद में जो है वहां किसके, त्रिपुरी के कलचुरी। लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर वहां शासन करेंगे। समझ रहेंगे। और बहुत बाद के मतलब कब की बात करूं, लगभग वो लगभग जो है वो 8वीं 9वीं सदी के आसपास में, 9वीं और 10वीं सदी में वो फिर जो है यही आगे कर करके जो है इस तरफ जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ इस तरफ मिलेगा हमें। ठीक है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में भी वो आक्रमण करता है, मगर इस समय तक अब जो है यही सही है। अब गुप्त के पतन के बाद जो गुप्तोत्तर वाला जो फेस आया, वहां पर जो है अब छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में अब थोड़ा पहले भी एकदम देखा जाए, जब गुप्त केंद्रीय स्तर में कमजोर हुआ तो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। गुप्त जब कमजोर होगा तो कमजोर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर राज्य छत्तीसगढ़ में राजा और इनके बाद छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश। और छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय राजवंश मतलब किसकी बात करेंगे, दो क्षेत्र आएगा, एक जो मैदानी क्षेत्र है और दूसरा कौन सा है, बस्तर क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र में, हालांकि सरगुजा क्षेत्र में भी ऐसे ही जो है कोई राजवंश आया रहा होगा, मगर अभी तक बहुत अधिक उस पर अध्ययन नहीं किया गया, इसीलिए एग्जैक्टली में पता नहीं चल पा रहा है। मगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को अगर देखें तो 3 क्षेत्रीय इकाइयों का इतिहास है। एक बस्तर क्षेत्र का इतिहास है, एक जो दक्षिण कोसल वाला जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदानी वाला क्षेत्र है, उनका इतिहास है, और एक सरगुजा क्षेत्र का इतिहास। तीनों को मिलाकर क्या बनता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। जिससे कि भौगोलिक रूप से अगर देखें तो 3 बड़ी बृहद प्राकृतिक संरचना है, 4 कह सकते हैं, मगर मुख्यतः क्या है, वो 3 ही है। एक बस्तर का पठार हो गया, दंडका का जो है पठार वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा महादी का जो मैदानी वाला हिस्सा है, एक ये हो गया बेसिन वाला हिस्सा, और उसके बाद क्या है, ये उत्तर का जो है ये पठार और पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड और इसका जो पाट प्रदेश कह रहे हैं ना, वो भी क्या है, क्षेत्रीय इकाई के जैसा। तो इसमें ही जो है मानव का बसावर, उनमें उनकी जीवन शैली, तो क्या है, इनका अपना इतिहास, इन सबको तीनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, ओवरऑल कमोडिस में छत्तीसगढ़ का इतिहास। समझ रहे ना, इस तरह से है। तो अब ये जो है यहाँ पर अब गुप्तोत्तर काल में क्या है, क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय इकाइयां है ये। अब क्षेत्रीय इकाई में कुछ इधर बंगाल में है, पाल वंश आ जाएगा, यहाँ पर फिर जो है कन्नौज वाले में मौखरी आ जाएगा। अब इस तरफ जो है थानेश्वर है, तो वहां पर थोड़ा आगे काल में वर्धन वंश आएगा, हर्षवर्धन वाला। दक्षिण में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अब परिस्थितियां बदल चुकी है, पल्लव है एक तरफ और कहीं पर चोल है एक तरफ, और इधर क्या है, इधर फिर ये चालुक्य है। ठीक है, कई प्रकार से परिवर्तन आ गए। फिर यहाँ पर क्या है, इसमें कौन है, कलचुरी बताया मैंने, और क्षेत्रीय स्तर पर और भी कई क्षेत्रीय शासक यहाँ पर, मतलब समझाएंगे जब गुप्त में बड़ा साम्राज्य था, जब उनका विघटन हो गया तब क्या है, छोटे छोटे भागों में बट गया। आप छोटे छोटे भागों में जब बटेंगे तो क्या होगा,
फिर से विदेशी आक्रमण, फिर से विदेशी आक्रमण, समझ आ रहा है ये। तो ये एग्जैक्टली का देखा जाए तो 600 ईस्वी से जो है 750 तक ये जो है क्या है गुप्तोत्तर फेज है। तो यहीं पर जो है क्षेत्रीय इकाइयां, यहाँ पर क्या है क्षेत्रीय शासक, भारत में क्षेत्रीय शासक, भारत में क्षेत्रीय शासक है ये, ठीक है, क्षेत्रीय शासक है ये। तब इस समय समझो कि बड़ा कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है। तो इसके बाद से यही से क्या होगा, क्षेत्रीय जो है इकाइयां तो है, मगर अब विदेश से भी आक्रमण होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक। तो कब तक की बात किया मैंने, 600 ईसा पूर्व कहां तक पहुंच गए हम लोग जो है 750। तो यहां पर फिर वही परिवर्तन आएगा, कौन सा, ये सब परिवर्तन। तो इधर जो है गुप्त काल में जो समाज में हो रहा था, अब यहाँ से फिर अब परिवर्तन होना शुरू। तो गुप्त काल के गुप्त काल में सामाजिक जीवन, फिर गुप्तोत्तर काल में सामाजिक जीवन, गुप्त काल में राजनीतिक जीवन, तो अब गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक जीवन, ठीक। ये पूरी बात इसमें आएगी। तो ये पूरी बात हम कह रहे हैं ना ये इस प्रकार से। तो ये फिर यहाँ पर सेम स्थिति। तो ये इधर हम लोग छोड़े हैं कड़ी या राजनीतिक जीवन के बारे में, तो यहाँ पर क्या है इनकी राजनीतिक जीवन, यहाँ पर क्या है इनकी राजनीतिक जीवन। तो यहाँ जो परिवर्तन, यहाँ पे ये जो बातें हैं आगे किसमें जुड़ जाएंगे, गुप्तोत्तर काल में जुड़ जाएंगे। समझ रहे कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो उनको समझना आसान है, राजनीतिक जीवन हो गया, फिर क्या है आर्थिक जीवन हो गया, और फिर वैसे क्या है सामाजिक जीवन हो गया, और सामाजिक के साथ साथ फिर इसमें क्या है उनका सांस्कृतिक, उनका जो है सांस्कृतिक, ठीक। अब उसके बाद हम कब की बात कर रहे हैं, 750 से आगे इनकी बात कर रहे हैं हम, 750 से आगे। तो 750 से आगे मतलब कब से बात कर रहे हैं उसमें, गुप्तोत्तर के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल, इनकी बात की पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल में ही जो है क्षेत्रीय राजवंश है, अलग अलग क्षेत्रीय इकाई है छोटी छोटी। तो स्वाभाविक है इस समय जो है भारत में विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। उस समय भारत में विदेशी आक्रमण होना शुरू, मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ से 750 ईस्वी से जो है कब तक 1200 ईस्वी तक, यहां तक, ठीक है। 750 से कब तक 1200 ईस्वी तक, ठीक। ये यहाँ पर जो है क्षेत्रीय राजवंश है, आपस में बड़े संघर्ष है, और इसी समय यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे विदेशी आक्रमण भी शुरू हो, ठीक। जैसे समझो इनको थोड़ा सा ये, ठीक है। इस समय तक जो है भारत में क्या है, हम जो है अब पूर्व मध्यकाल की स्थिति में समझ रहे हैं ये। तो पूर्व मध्यकाल में थोड़ा सा मैप ले रहा हूं मैं यहाँ समझने के लिए, तो मैं यही बड़ा मैप लेता हूँ, बीच में फिर अलग पेज ले लेंगे। पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल में अगर एक्चुअल में अगर देखें तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, दोनों जो है ये। तो ये जो है इस तरह से समझ लो कि ये भारत की स्थिति है। अब भारत की जो स्थिति है यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा करके जो है, और इनको ऐसे लेकर के मैं इसको ऐसे, और यहाँ पर इनको ऐसे अरब वाले क्षेत्र, और वहां से फिर ये ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा इधर ऐसे ले लिए, और इधर से फिर होते हुए कहां पर पहुंच गया, इधर ये भूमध्य सागर वाले एरिया, समझ में आ रहा है और ये जो है अरब वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ से फिर इधर वो बड़ा हिस्सा। तो अब यहाँ से जो है अगर इसको मैं ऐसा थोड़ा समझने के लिए ये, समझ में आ रहा है जो ले रहा हूं मैं ये, इसको हटा देते हैं, इनको जो है यहां से, और ये ऐसे, समझ में आ रहा है ये, कुछ समझ में आ रहा है, भारत की जैसा लग रहा है, हाँ, ठीक है। अब इस समय एग्जैक्टली जो है स्थिति इस प्रकार की है, स्थिति इस प्रकार की जो है इसमें कि अब देखिए इसलिए ये मध्य एशिया वाला हिस्सा हो गया, यहां से अगर देखें तो ये क्या है, ये सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा हुआ, ये क्या है
मध्य एशिया वाला क्षेत्र हो गया। और ये कौन सा हुआ? ये अरब वाला क्षेत्र हो गया। ये कौन सा है? अरब वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये तो सऊदी अरब, ओमान, यमन ये वाला हिस्सा है, कुवैत वगैरह। और यहाँ पर क्या है? इस तरफ इसको अगर देखूं मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये क्या है? इधर वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या है? ईरान और इराक वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ईरान इराक वाला क्षेत्र है। और ये कौन सा है? अरब। और जब अरब मतलब क्या है? चलो सऊदी अरब, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, यहाँ पर यमन है, ओमान है, समझा रहे ना ये। और ये इधर आगे बढ़ जाएंगे तो ये क्या है? अरब देश। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? इधर 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 से छोटे छोटे देश, सोमालिया है, जैसे ये क्या है? सोमालिया है। तो ये सब अरब वर्ड है। ये अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र है जैसे ये, ठीक है। तो इधर फिर इसमें इथोपिया है, सोमालिया है, उसका भी इथोपिया, और बाकी और भी इधर आगे ऐसे करती है। फिर इधर यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? मिस्र। यहाँ पर क्या है? मिस्र है, समझा रहे ना ये। फिर मिस्र पर ट्यूनीशिया और बाकी और भी इस तरफ है ये, ठीक है। और इधर फिर क्या है? ईरान। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो इसी समय लगभग देखो लगभग 6वीं सदी के पूर्वार्ध में ये, ठीक है, 6वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है इस अरब क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होगा। छठवीं सदी के पूर्वार्ध में जो है अरब क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होगा। बड़ा परिवर्तन किस प्रकार का होगा? कि अरब क्षेत्र में जो है एक नई धर्म का उदय होगा। कौन सा? इस्लाम का। किनका उदय होगा? इस्लाम का। इस अरब क्षेत्र में नई धर्म का उदय। यहां पर क्या है? मक्का और मदीना, मक्का और मदीना, मक्का और मदीना, समझा रहे हैं? ठीक है। तो यहां पर क्या है? इस्लाम का उदय हुआ। यहां पर क्या हुआ? इस्लाम का उदय। एक साथ ले रहा हूं मैं, समझने के लिए रहे हम। यहां एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या है? इस्लाम का उदय हुआ। ठीक, ये पूरा समझने के लिए रहे ना हम कि इसका पूरी स्टोरी किस प्रकार की बनेगी। तो इस्लाम का जो उदय हुआ, तो इस्लाम के उदय के साथ जो है इस क्षेत्र में, एक बड़े जो वृहद क्षेत्र में, ये जो बड़े जो वृहद क्षेत्र थे, इस पूरे वृहद क्षेत्र में से इस वृहद क्षेत्र में क्या हुआ कि इस्लाम का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। जो लोग इस्लाम धर्म को जो स्वीकार किए, उन्होंने जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार के प्रयास किए, राइट। तो एग्जैक्टली ये कहा जाए कि यहां पर जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। सभाई के भी नए नए धर्म को स्वीकार किया था, ये नया धर्म था और स्वीकार करने भी जो है नए लोग थे, तो उसमें अच्छा खासा जोश था, साहस था कि हम धर्म का प्रचार करेंगे। और कई क्षेत्र में उन्होंने धर्म के प्रचार किए। उनके एक रणनीतिक, उनके जो धार्मिक नेता थे ये, ठीक है, उनके जो धार्मिक नेता थे, उस धार्मिक नेता को कहा गया खलीफा। और केवल वो धार्मिक नेता नहीं, बल्कि क्या है? वो उनके राजनीतिक नेता भी है। समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये? तो इसमें जो इस्लामिक जो सिद्धांतों के आधार पर, इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर जो एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना हुआ, जिसके प्रमुख कौन है? खलीफा। जिनके प्रमुख कौन है? खलीफा। खलीफा की अधीनता में जो है छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। खलीफा की अधीनता में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। खलीफा की अधीनता में जो है छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। अब उन्हीं छोटे राज्य में तो एक तो पूरा बड़े क्षेत्र पर अधिपत्य किसका है? खलीफा का है। यहां पर कौन है? खलीफा। खलीफा की अधीनता में जो है छोटे छोटे अलग अलग यहां पर जो है उनके प्रोविंस मान के चलिए, समझने के लिए लेते हैं अलग अलग प्रोविंस, ऐसे ही है, इस तरह से है, ठीक। इस तरह से समझने के लिए हम जो अलग अलग प्रोविंस लिए,
ठीक है, तो ये सब कौन है? इस्लाम के अनुयायी है। ये सब कौन है? इस्लाम के अनुयायी है। तो अब ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनको धर्म का प्रसार भी करना है, धर्म का प्रसार भी करना है, धन भी चाहिए उनको अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए। इसी प्रक्रिया में जो है, क्योंकि भारत की स्थिति अभी क्या है, बिल्कुल विकेंद्रीकृत है। यहां पर अभी जो है सब क्षेत्रीय स्तर पर जो है, यहां पर कोई अलग राजा है, यहां पर अलग राजा है, यहां पर अलग राजा है, और यहां पर अलग राजा है। यहां पर भी देखे तो यहां पर कुछ क्षेत्रीय राजा, यहां पर फिर क्षेत्रीय राजा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या है? क्षेत्रीय राजा, यहाँ पर थोड़ी छोटा, और यहाँ पर भी छोटे छोटे दो राज्य, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर फिर छोटा क्षेत्रीय, यहाँ पर फिर एक छोटा, यहाँ पर फिर, और समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह से कई टुकड़ों में क्या है, भारत में बटा हुआ है। तो स्वाभाविक है कोई भी आसानी से यहाँ पर आक्रमण करके जो है क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है। एग्जैक्टली और ऐसा ही होता रहा है, तो स्वाभाविक है। अब फिर से क्या होगा? अब फिर से क्या होगा? भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा जो है मंडराने लगेगा। और इसी क्रम में जो है इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से यहां पर जो खैबर पास है, खैबर दर्रा, यहां से फिर जो है आक्रमण होना शुरू होगा। किसका? अरबों का। किसका? अरबों का। तो यही से क्या कहते हैं उनको? अरबों का आक्रमण। ये प्रारंभ हो जाएगा 712 ईस्वी से। ठीक है, एक उस समय जो है एक शासक हुआ करते थे स्थानीय स्तर का, क्या नाम था इनका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 में। ये समझ में आ रहा है क्या रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये अब इस समय, अब ये प्रक्रिया जो है लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा, और उसके बाद में जो है अलग अलग समय में अलग अलग जो है आक्रमणकारी, सबकी क्षेत्र से, यही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से पहले जो है इसमें ये मोहम्मद बिन कासिम आए, बाद में फिर जो है और कई लोग आए, कई लोग आए, कई लोग में जैसे एक उसमें जो है महमूद गजनवी, समय आगे बढ़ चुके हैं बहुत। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किए, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से, 1000 से लेकर के लगभग 1025 तक में ये लगभग, ठीक है, कहते 17 बार आक्रमण किया उसने। ये कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया भारत में। ये लूटपाट किया, धन लूट के ले गए बड़ी मात्रा में। उनके बाद फिर जो इसी क्रम में, उनके बाद फिर जो है इसी क्रम में और बड़ा आक्रमणकारी रूप में आए, बड़ा आक्रमणकारी रूप में आए मोहम्मद गौरी। और इनके साथ में जो है एक महत्वपूर्ण इनके सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ रहे हैं? ये लगभग जो है 1191, 92, 93, 94 इसी अवधि की बात कर रहा हूं। हालांकि आक्रमण बहुत पहले से कर रहे थे ये, मगर फाइनली जो है वहां पर एक युद्ध होता है, तराइन की युद्ध कहते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको भी साथ में, इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, और ये जो है इस भारत की इस बहुत बड़े क्षेत्र पर पहले उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को जीता, यहां पूरी इस बड़े क्षेत्र को जीत लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। दक्षिण की तरफ भी क्षेत्र पर जीत लिया उसने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये ठीक है, तो मोहम्मद गौरी पूरे क्षेत्र को जीतने के बाद इस क्षेत्र को सौंप दिया अपने एक गुलाम को, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सबसे प्रारंभिक स्तर पर अपनी राजधानी बनाया। इस तरफ जो लाहौर वाला क्षेत्र है उनको, वहां उनकी प्रशासनिक राजधानी। हालांकि उसके बाद जो है, कब की बात कर रहा हूं मैं? ये 1206 की बात कर रहा हूं मैं। ये तो पूर्व मध्यकाल के जो फेज था 1200 तक, वो समाप्त होगा। अब वहां से जो है नई जो है प्रक्रिया शुरू होगी 1206 से। 1206 में जो है इस तरफ जो है जो लाहौर
और उसके बाद फिर जो है प्रशासनिक जो उनकी जो राजनीतिक राजधानी है इल्तुतमिश जो शासक बने, उसने क्या किया, उस लाहौर से राजधानी कहां ले आया, दिल्ली आया। और दिल्ली से जो है एक नई सल्तनत, दिल्ली से एक जो है नई सल्तनत, कौन सा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत उनकी स्थापना होगा। उसमें अलग अलग राजवंश आएंगे और उसके अपनी अलग अलग गतिविधियां, सुना रहे ये। तो वहां से जो है समाज को और शासन व्यवस्था को और आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन में अब बदलाव होना शुरू हो जाएगा, मेजर चेंजेस आएगा। ये उनको समझने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये? तो हमने एग्जैक्टली कहां तक समझ लिए, कहां तक समझ लिए हमने, पूरे एग्जैक्टली देखा जाए तो ये कहां तक समझ लिए? अच्छा, ये यहां पर से जाना है ना, ये तो गुप्त के बाद गुप्तोत्तर और यहां पर पूर्व मध्यकाल यहां तक हुआ। तो पूर्व मध्यकाल में तो छोटे छोटे राजवंश वाला है, क्षेत्रीय राजवंश है। यहां पर क्षेत्रीय राजवंश भारत में, भारत में क्या है, क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अब प्रक्रिया किसका हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का। और वहीं से फिर जो है प्रारंभ हो जाता है किसका, वही प्रारंभ हो जाता है किसका, इस पूर्व मध्यकाल के बाद किसका, मध्यकाल, मध्यकालीन भारत। और फिर वहां शुरुआत हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिनको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। राइट, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिनको पढ़ने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। ये तो एग्जैक्टली हम क्या क्या बात कर लिए, एग्जैक्टली हम क्या क्या बात कर लिए, उस पूर्व वैदिक काल से लेकर के कहां तक पहुंच गए, पूर्व मध्यकाल तक। तो ये ना, ये मध्यकाल से पहले, तो मध्यकाल का मतलब कब की बात हुआ, 1200 ईस्वी से आगे। ठीक है, मध्यकाल तो 1200 ईस्वी से जो है लगभग जो है जो 17वीं जो सदी है वहां तक ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, फिर ये मध्यकाल कहलाएगा। ये 17वीं सदी मतलब 17वीं सदी, क्योंकि 18वीं सदी से प्रक्रिया बिल्कुल बदल जाएगी, वो सब कहां चला जाएगा, आधुनिक में चला जाएगा। ये 1707 से तब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है वहां तक। ये तो क्रम में क्या पहले हम लोग पहले वैदिक काल, अब वैदिक काल में क्या है, पूर्व वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर जो है बुद्ध काल, जिसमें महाजनपदों का भी उदय है, नवीन धर्मों को उदय है, और साथ में सिर्फ मगध साम्राज्य के भी उदय है, और विदेशी से भी आक्रमण होना शुरू हुआ पहली बार इस समय। इसके बाद फिर जो है आगे जो है मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बाद आगे किसका, मौर्य साम्राज्य। कौन सा है, मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा आएगा, मरणोत्तर वाला युग आएगा। मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य, अब उसके में मरणोत्तर वाला जो काल है, तो मरणोत्तर वाले काल में फिर क्या है, फिर से विकसित हो गया बड़ा साम्राज्य, और उनके स्थान पर जो है क्षेत्रीय राजवंश स्थापित हुए, क्षेत्रीय राजवंश स्थापित हुए। और इस समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण भी हुआ। आक्रमण करने वाले कौन लोग थे इसमें, पहले यूनानी आए, फिर बाद में शक आए, फिर बाद में पहलो, और अंतिम कौन आए, कुषाण आए। तो बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किसने किया, कुषाणों ने किया। और रेशम मार्ग पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। उनके समय ही भगवान बुद्ध का जो है चौथा सम्मेलन संगति भी हुआ था। ठीक है, और उसी समकालीन जो है दक्षिण की तरफ में, ये दक्षिण मतलब कहां पर, महाराष्ट्र वाला जो प्रतिष्ठान पैठण वाला क्षेत्र था, औरंगाबाद और उसके आगे वाला क्षेत्र, नासिक के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पर शासन किसका हुआ, सातवाहनों का, इनका सातवाहनों का। अब सातवाहन में जो शासक थे वो लंबे समय तक इधर शासन करते रहे, और उत्तर उत्तर में कौन है, कुषाण शासन करते रहे। दोनों जो है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार वाणिज्य करके बड़ी मात्रा में धन दौलत प्राप्त किए,
भारत का व्यापार और वाणिज्य बहुत ही अच्छा व्यवस्था में था उस समय। उसी समय भारत का जो है व्यापारिक गतिविधियां, आर्थिक संपन्नता का जो स्तर बहुत अच्छा खासा बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद कुषाणों के उस क्षेत्र पर आधिपत्य किसने स्थापित कर लिया? गुप्तों ने कर लिया। और इस तरफ जो है जो सातवाहन हुआ करते थे उनके स्थान पर कौन आ गया? वाकाटक आ गया। समझ में आ रहा है ये? अब तो सही समझ में आ रहा हो मेरे ख्याल से ये। ठीक है, अब इसमें जो है पूरे गुप्त क्या है, अपना उत्तरी गंगा का मैदान और थोड़ा सा मध्य क्षेत्र तक वो क्या बनाएगा? गुप्त साम्राज्य। दक्षिण के क्षेत्र को भी जो है समुद्रगुप्त जीत लेगा। और साथ में इस तरफ संबंधी उनकी है, कौन है? वाकाटक। तो इस तरफ गुप्ता और वाकाटक दोनों जो सगे संबंधी मिलकर के लगभग भारत के उत्तरी और जो मध्य जो क्षेत्र है और थोड़ा सा दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है उस पर बड़ी लंबे समय तक वो आपस में गठजोड़ करके शासन करता है। राइट। दक्षिण में जो है पहले प्रारंभिक काल में जो है बताया था मैंने, पाषाण काल के बाद फिर महापाषाण, ताम्र के साथ महापाषाण, और फिर उसके बाद में कौन सा? संगम काल वाला जो आया, जिसमें जो है चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, तो पहले पांड्य शक्तिशाली थे, बाद में फिर जो है चोल शक्तिशाली हो गए। उसके बाद फिर जो है इसमें और भी कई क्षेत्रीय शासकों का उदय हुआ। क्षेत्रीय शासकों उदय में इसमें जो है वो की पल्लव भी आ गया। बाद में फिर इस तरफ जो है चालुक्य और बाकी और सब लोग आए। समझ रहेंगे? ठीक है, गुप्त वाला फेज आ गया। अब गुप्त के समय ही देखा जाए तो अब धीरे धीरे जो है छत्तीसगढ़ की जो इतिहास में भी थोड़ा सा विशिष्टता आना शुरू हुआ। ठीक है, यहां से फिर जो है गुप्त जब थोड़ा सा पतन हो रहा था और वाकाटक भी जब पतन हो रहा था, तब उसी समय छत्तीसगढ़ के मैदानी वाला जो क्षेत्र है और इस तरफ बस्तर वाला क्षेत्र है, वहां पर फिर क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। मैदानी वाले क्षेत्र में जो है, क्योंकि इसका बड़ी मात्रा में आर्यीकरण हो चुका था, बड़ी मात्रा में आर्यीकरण हो चुका था, इसीलिए वहां एक राजवंश जो स्वयं को जो है ऐसा मानते थे कि ऋषि के समान है। राजा स्वयं को क्या मानते हैं? एक ऋषि के समान मानते हैं। इसीलिए जो है उस राजवंश का जो नाम है क्या है? राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, 5वीं या 6ठी सदी ईस्वी में ये। ठीक है, और वैसी जो है बस्तर क्षेत्र में जो है राजवंश कौन सा? नल वंश। समझा रहे हैं? ठीक है, नल वंश। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब इधर जो है गुप्तों का थोड़ा सा पतन की परिस्थितियां बन रही है तब, और इस तरफ साथ में क्या है? वाकाटक तो है ही, मगर वो भी क्या है? कमजोर हो रहा है। तो नल और वाकाटक के बीच कई बार संघर्ष भी हुआ है। नल और वाकाटक के बीच क्या है? कई बार संघर्ष भी हुआ है। समझ में आ रहा होगा? ये परिस्थितियां दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद पे जो है अब आगे परिस्थिति बढ़ गया, तो अब ये क्या है? गुप्त के दिन चले गए और अब गुप्तोत्तर वाला फेज आ गया। तो उस समय तक छत्तीसगढ़ में तो जो है ठीक ठाक मात्रा में अब राजा और राजवंश आना शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहले जो राजर्षि तुल्य वंश हुआ करता था, अब उनके साथ उनका तो पता नहीं चल पाता आगे, मगर वहां पर क्या है? अब एक सरापुर वाले क्षेत्र में एक नया राजवंश छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कौन सा? सरापुरी राजवंश, उनका उदय हो जाएगा। सरापुरी राजवंश के पतन जब होगा थोड़ा सा और समय अब बीतने के बाद उसी मैदानी क्षेत्र में तो सरापुरी राजवंश भी चलता रहेगा और इस तरफ क्या चलता रहेगा? बस्तर में नल वंश, दोनों चलता रहेगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरापुरी राजवंश और यहाँ पर क्या है? नल वंश। तो नल वंश सबसे लंबे समय तक चला हुआ है प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, अब सरापुरी वंश जब पतन होगा तब वहां पर सिरपुर में जो है पांडु वंश, कौन सा है? सिरपुर में पांडु, और उसी की एक शाखा मैकल क्षेत्र में, मैकल की पहाड़ी है अमरकंटक वाला, वहां पर जो है एक क्षेत्रीय राजवंश मैकल के पांडु। तो एक सिरपुर के पांडु और मैकल के पांडु। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो ये अब मैकल के पांडु में तो बहुत अधिक जो है राजाओं का कुछ नाम मिलता नहीं है, मगर सिरपुर के पांडु जो है बहुत ही शक्तिशाली रहे। उसने भी अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और उसने जो है बड़े शक्तिशाली शासक भी है जो बल में स्वयं को अर्जुन के समान मानते थे। इसीलिए उसका नाम एक नाम मिलता है बहासगुप्ता बलार्जुन। बल में किसके समान? अर्जुन के समान है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में शासन किसका चलता रहेगा? नलों के चलता रहेगा। वहां में एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक मिलेगा
इसी का नाम है बिलासपुर, राजलोचन मंदिर का निर्माण करवाएगा। समझ रहा है ना ये। अब इसी समय जो है, जिस समय महाशिवगुप्त बलार्जुन और जिस समय इस तरह बिलासपुर है, लगभग इसी के आसपास की अवधि में जो उधर जो कन्नौज थानेश्वर वाले क्षेत्र में, वहां पर जो एक शासक रहेगा हर्षवर्धन। कौन रहेगा? हर्षवर्धन। समझ में आ रहा है ये। उसी समय इस तरफ चालुक्य में एक शासक, बड़ा शक्तिशाली शासक रहेगा, पुलकेशिन द्वितीय। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। और उसी समय जो है चीन से एक व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और तीर्थाटन करने आया होगा। कौन है? 7वीं सदी में हेनसांग। कौन है? हेनसांग। वो आएगा और इन सबके बारे में जो है जानकारी उपलब्ध करवाएगा। समझ आ रहा है ये। इस तरह से ये किसकी बात कर रहे हैं? तो ये देखो, छत्तीसगढ़ की इतिहास को भी जो है थोड़ा सा भारत के इतिहास के पढ़ने के साथ साथ साइड लाइन में थोड़ा सा उनको समझते चले जाना है। समझ में आ रहा है ये। एक अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, पर्टिकुलरली जो है किसकी बात करेंगे? अब वैदिक काल की बात करेंगे सेपरेट। अब यहां से एग्जैक्टली जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे किसको? वैदिक काल को। समझ हो गया? ठीक, समझ आ जाएगा पूरा फ्रेम। ठीक, अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल, और इसको मैं ले रहा हूं, कितने नंबर टॉपिक हुआ हमारा? चौथे नंबर का। कौन सा है? वैदिक सभ्यता। हम क्या ले रहे हैं? वैदिक सभ्यता। अब इसमें जो है कई बातें हैं, मगर मैं अब सीधा सीधा तो है, सीधे तौर पे जो है इसमें लेते जा रहा हूं मैं। ठीक, पहले मुख्य रूप से हमने क्या है, इनको दो भागों में बांट दिया। जो ब्रॉड वे में जो है ये इनके जो काल है, ये इनको जो है इनका जो कालखंड है ये वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो कालखंड, मैं छोटी छोटी बातों लेके चल रहा हूं ना, मैं बहुत छोटी छोटी बातों लेके चल रहा हूं इस पर। ये तो वैदिक सभ्यता के वैदिक सभ्यता के कालखंड, इस कालखंड में जो कौन कौन सा हो जाएगा? एक पहला कालखंड क्या है? पहला कालखंड किसका है? पूर्व वैदिक काल का है। फटाफट लिखते जाइए, फटाफट लिखते चले जाइए। ठीक है, पहला कालखंड कौन है? पूर्व वैदिक काल है ये। ठीक है, अब पूर्व वैदिक काल का मतलब, मैं इसकी काल अवधि कब की बात की है हम लोग समझ चुके हैं। अब ये कब की बात की है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के जो है कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक। एक ये बातें हुआ। दूसरी जो बातें हैं इसमें, ये दूसरा दूसरा जो कालखंड है वैदिक काल का, तो कौन सा कालखंड है? कौन सा कालखंड है? उत्तर वैदिक का। उत्तर वैदिक काल, इनको यहां पर ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल भी कह देते हैं। ये क्या है? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ये कब से बात कर रहा हूं मैं? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है कब तक? 600 ईस्वी तक। 600 ईस्वी तक। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ये हो गया वैदिक सभ्यता के कालखंड। अरे हाँ, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, राइट। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसमें जो है, तो इसमें जो है और भी कई बातें हैं, मगर इसमें जो है मुख्य रूप से देखना क्या है? इसमें देखना क्या है? ठीक है, अब जैसे इसमें इसमें कई बातें आएंगी इसमें। ये एक तो जो है इसमें
सबसे पहले हम जो बात करेंगे कालखंड उसके जानकारी के स्रोत में पहुंचने से पहले, जानकारी के स्रोत में पहुंचने से पहले जो है हम इसमें कुछ बेसिक की बातें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो बड़ा सेगमेंट किसका आएगा इसमें, उनके इतिहास की जानकारी के स्रोत, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत। मगर इसमें जो है सबसे पहले जो है हमें एग्जैक्टली जो है थोड़ा सा ये जान लेना है इस वैदिक सभ्यता के निर्माता जो हुआ करते थे, जिनको मानते हैं, क्या मानते हैं, आर्य, ठीक है, कौन ये, आर्य, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं मैं ये, ठीक है, छोटा सा पहले इससे, तब वहां से फिर हमें जानकारी ठीक प्रकार से समझ होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ू मैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता से संबंधित से संबंधित कौन, आर्य, आर्य, ये क्या मतलब इसका, ये जो आर्य जो है, जो आर्य शब्द जो है ये, तो आर्य जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक। अब ये तो ठीक है, श्रेष्ठ हुआ, मगर ये श्रेष्ठ किस प्रकार का, इसके बारे में दो प्रकार के जो है विचार है। ये जो आर्य कह रहे हैं, ये जो आर्य जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, इसके दो प्रकार के विचार है। एक, या तो जो है ये कोई जो है एक जो है नस्लीय समूह रहा होगा, ये क्या है, कोई नस्ली समूह रहा होगा, तो एक पर्टिकुलर नस्ल को इंडिकेट कर रहा होगा, कौन, आर्य। क्योंकि हम किन आर्यों की बात कर रहे हैं, हम वैदिक आर्य की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वैदिक आर्य की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये वैदिक आर्य जिसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर नस्ली समूह को जो है प्रस्तुत, नस्ली समूह को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ये मान्यता है। ये दूसरी मान्यता इस प्रकार की भी है कि कहीं यहां जो है भाषाई समूह रहा होगा, तो इतिहासकार का एक वर्ग जो मानता है कि यहां जो है नस्ली समूह को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक नस्ल के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये भाषाई समूह था, इस पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले लोगों के समूह को क्या कहते थे, आर्य कहते। दोनों बातों को लेकर के विवाद है, समझ में आ रहा है ये। अब ये आर्य इनका जो भी अर्थ है वो तो हो गया ये, ठीक। अब उसके बाद फिर जो है ये, उसके बाद फिर एक और जो मुद्दा हुआ कि ये आर्य एग्जैक्टली जो है ये इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इन आर्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इन आर्यों की बात कर रहे हैं हम, वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं। तो इन आर्यों की उत्पत्ति कहां से हो गई, इसमें एक जो फिर से जो अवधारणा जो जुड़ जाता है, जो हमारे एग्जाम के प्रश्न होते हैं, तो मैं एक तो समझने के लिए ले रहा हूं मैं ये, कि हमारी समझ मजबूत हो जाए और हम तथ्यों को आसानी से याद कर जाए, कंफ्यूज करते रहेंगे तो उसको ब्रॉड वे में ये, तो इनकी जो उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति संबंधी जो विचार है एक्चुअल में इतिहासकारों के बीच, ठीक है। इसमें इसमें जो है दो प्रकार की बातें हैं, ये मुख्य रूप से देखिए तो तीन है, पर इसमें क्या है, एक बात इसमें क्या है कि ये जो आर्य है
ये भारतीय जो आर्य है ये भारत से बाहर से आया है, भारत में बाहर से आया है। इसमें पहली जो मान्यता है, इसमें जो पहली मान्यता इस प्रकार का है कि ये जो वैदिक आर्य है, ये जो वैदिक आर्य जो कहां रहते हैं, भारत में, यहीं पर क्या है, ये सप्त सिंधु प्रदेश है। यहां पर कौन रहते हैं, वैदिक आर्य। वैदिक आर्यों का आदि देश कहते हैं ना, ये उनका क्षेत्र है ये, ठीक है। ये तो वैदिक आर्य जो है ये भारत में बाहर से आए हैं। बाहर से मतलब क्या है, विदेश से आए हैं। ये भारत के मूल निवासी नहीं है, बाहर से आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत के मूल निवासी नहीं है, अर्थात ये भारत के मूल निवासी नहीं। एक ये मत है, ये मत पहला मान लो, एक विचार हुआ, ठीक। दूसरा मत क्या है इनमें कि आर्यों की उत्पत्ति जो है भारत में हुई है। ये मूलतः कहां के हैं, ये वैदिक आर्य, ये मूलतः ये भारत के ही है, भारत के ही है। मीन्स इसका क्या मानना हुआ कि इनकी उत्पत्ति, आर्यों की जो उत्पत्ति है वो कहां पर, भारत में ही हुआ। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं, ये दो बातें लिया मैंने इसमें, ठीक है। एक क्या मानते हैं, आर्य जो है भारत से बाहर में आए हैं। दूसरा क्या मानते हैं कि ये बाहर से नहीं आए हैं, ये मूलतः कहां के हैं, भारत के ही है, राइट। अब इसमें भी जो है दो प्रकार की बातें हैं, जो विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं कहते हैं, उनमें क्या ये आर्य जो है भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में आए, समझा ना नहीं। तो इसी क्षेत्र पर किसका था ये सप्त सिंधु प्रदेश, इसी क्षेत्र पर किसका था वो, हड़प्पा। इसी क्षेत्र पर एक समय में जो है आधिपत्य या फिर सभ्यता का विस्तार किसका था, हड़प्पा का था ना, हड़प्पा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है आर्य भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आए। हड़प्पाई जो नगर हुआ करते थे उन नगरों को उन्होंने तोड़ा। इनके जो देवता थे, इन वैदिक आर्यों के जो देवता थे, उन्होंने जो है अनार्यों के बड़े बड़े नगर, उनके पुर को तोड़ा। इसीलिए उनके देवता का उपनाम पुरेंदर भी वो स्वयं को स्थापित करते हैं। पुर को तोड़ने वाला, नगरों को तोड़ने वाला कौन, पुरेंदर मीन्स इंद्र, मीन्स कौन है, इंद्रा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से है। तो ये जो है एक विचार इसमें क्या काम करता है कि ये जो आक्रमण, ये जो है आर्य एक्चुअली भारत में कैसे आए हैं, एक आक्रमणकारी के रूप में आए हैं, एक ये हुआ। दूसरा जो है ये आक्रमणकारी थे और इन्होंने जो है क्या किया है, हड़प्पा सभ्यता को जो है नष्ट किया। आक्रमणकारी के रूप में थे और इन्होंने ही क्या किया है, जो हड़प्पा सभ्यता थे वो नष्ट किया। कितनी सही बातें हैं, कितनी गलत बातें हैं, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस सब में क्या है, विवाद का विषय है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये ठीक। अब 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 ये जो है अगर विदेश से आए
ठीक है, विदेश से आए, तो स्वाभाविक है ये या तो जो है एक पर्टिकुलर समूह में आए होंगे, एक बड़े समूह में आए होंगे, एक बड़े समूह में आए और वहां जो है भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर आकर के इस तरफ से आए या जहां से भी आए और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक साथ बड़ा समूह आया, आकर के बस गए और सप्त संध्यो प्रदेश में बस गए। एक मान्यता ये है, या फिर दूसरी मान्यता कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है एक साथ बड़े समूह में नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे समूह में आए हैं। ये छोटे छोटे समूह में, जिनको अलग अलग कबीला कह सकते हैं, अलग अलग कबीले में आए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये क्या है? अलग 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 क्या है? कबीले में आए ये। ठीक, तो एक तो क्या बताया मैंने इसमें, बड़ा समूह के रूप में आए, और दूसरा मैंने क्या बताया, छोटे छोटे समूह के रूप में आए। छोटे छोटे समूह के रूप में आएंगे तो हो सकता है आपस में अपने अपने पशुओं को लेकर के संघर्ष होंगे। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये अगर बाहर से आ रहे हैं तो इनका जो सामना जो है, इनका जो संघर्ष जो है दो लोगों से होना है। इनका जो संघर्ष जो है दो लोगों से होना है। एक ये स्वयं से भी क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, स्वयं अगर अलग समूह में आएंगे तो आपस में समूह तो आपस में फिर झगड़े करेंगे। और इनके साथ साथ यहां जो लोग रहते हैं, अब यहां जो लोग, अगर ये स्वयं को क्या बोलते हैं, अगर ये स्वयं को जो है वैदिक आर्य कहते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, वैदिक आर्य कहते हैं, तो यहां जो लोग रहते हैं स्थानीय लोग, स्थानीय या फिर जो मूल निवासी है, वो क्या है, सामान्य भाषा में इनको अनार्य समझ लीजिए। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं भैया? इस तरह से ये तो एग्जैक्टली क्या बताया मैंने भी, यहां पर मैंने एक टर्म्स यूज किया, वैदिक सभ्यता के निर्माता के लिए जो माना जाता है वो कौन, आर्य, जिसका अर्थ है क्या होता है, श्रेष्ठ, संभ्रांत लोग, कुलीन, इसका मतलब ऐसे समझ लो वो। ठीक है, आर्य, तो आर्य, तो इन आर्य के जो है तो ये या तो कोई एक नस्ली समूह रहा होगा या फिर कोई भाषा समूह रहा होगा, इसका मतलब है ये। उनके बाद फिर ये एग्जैक्टली जो है आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बेसिक अवधारणा है ये, कि आर्य एग्जैक्टली जो है कौन थे, ये भी भारत में जो है क्या विदेश से आए हैं या मूलतः भारत के हैं। ठीक, तो पहला विचार क्या किया, ये वैदिक आर्य भारत में बाहर से आए। ठीक है, तो या फिर वहां जो है आक्रमणकारी के रूप में आए हैं, या फिर जो है वहां कहीं पर धीरे धीरे करके प्रवास किए हैं। तो प्रवास किए हैं तो क्या वो पूरे एक बड़े समूह में एक बार में आ गया, या फिर क्या वहां छोटे छोटे समूह में अलग अलग अवधियों में भारत पहुंचे। यहां तक हो गया क्लियर, यहां तक ये ठीक। अब ये विदेश से अगर मान लो आए, आगे ले लू, ठीक, अगर मान लिया विदेश से आए हैं तो स्वाभाविक है इन आर्यों का कोई मूल स्थान या मूल निवास रहा होगा, आर्यों का कोई मूल स्थान या मूल निवास रहा होगा। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इन वैदिक आर्यों की मूल निवास। इनका वैदिक आर्यों का मूल निवास, इनका मूल निवास स्थान, मतलब एग्जैक्टली जो है ये कहां रहते थे पूरी दुनिया में, मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये अगर इनको समझ ले, ऐसा अगर मान लो इनको हम ऐसा कर ले, तो
अब जैसे कि इनको जो है थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बस और ठीक है। और अभी तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बना रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं। ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा? ये कौन सा? ये कौन सा? ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये। अब उसमें जो है एग्जैक्टली जो है इंडिया की जो पोजीशन है उनको देखते हैं। अब उसमें जो है इंडिया की जो स्थिति है उनको देखते हैं। यहीं पर इंडिया है, यहीं पर है ना, ये ऐसा। ठीक है, ये अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करके, ठीक है, और इधर से ठीक है, इधर बाकी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इधर फिर ये अफ्रीका वाला हिस्सा आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बना देना था मुझे। ठीक है, ठीक। अब ये एग्जैक्टली जो है, अब यहां पर से समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा अभी इधर मैं जो है इसको थोड़ा सा इधर और खिसका देते हैं, उधरपुर चले जाएगा। और इधर वाले हिस्से में इधर हम जो है इनको, ये मैं थोड़ा सा बस दिखाने के लिए बस कह रहा हूं मैं, ये आधा हिस्सा है किनका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और ये जो है इधर, समझ में आ रहा होगा अब ये किसका है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, अब इसमें जो है ये हिस्सा किसका कहलाएगा? ये साइबेरिया वाला हिस्सा हुआ। ये कौन सा हिस्सा हो गया? साइबेरिया वाला हिस्सा। और ये इधर क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये समझ लो कि यहां पर इस तरफ बीच में, इस तरफ यूरोप की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर क्या है? एक यूराल पर्वत पड़ता है, इधर रूस और इधर यूरोप दोनों के बीच में पर्वत क्या है? यूराल पर्वत। तो ये एग्जैक्टली यहां पर देखो, अब ये जो है ये इंडिया, ये साउथ एशिया है हमारा। ठीक है, साउथ एशिया ना, तो साउथ एशिया से ये देखें तो यहाँ पर एक है मध्य एशिया। इधर अफगानिस्तान और वहां से ना तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पर क्या पड़ता है? मध्य एशिया। तो एक हिस्सा हो गया मध्य एशिया। और यहां से फिर किस तरफ जाएंगे? यही थोड़ा आगे तो क्या है? पश्चिमी एशिया। पश्चिम एशिया। और यहां से आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिलेगा? यूरोप। समझ में आ रहा है ये? ठीक, अब ये क्या है हमारा? ये भारत वाला स्थिति है ये। अब जो भारत में जो आर्य जो है, जब अगर मालूम कहे विदेश से आए हैं मान लो, तो ये विदेश से जो आए तो एग्जैक्टली जो है कहां से आए, इसको लेकर समस्या है ये। तो वही बात कर रहा हूं, इसमें क्या है? वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर, इसको लेकर के जो है अलग अलग इतिहासकारों में जो है अलग अलग विचार है ये, कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता जिनको हम आर्य कहते हैं, इनका आदि देश क्या था?
वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन कौन है? वैदिक आर्य। वैदिक आर्यों का आदि देश मीन्स उनका मूल निवासी स्थान क्या था, इसकी बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ये? तो इसको लेकर के जो इतिहासकारों में जो है कई अलग अलग प्रकार के जो है मत है। ठीक है, अलग अलग मत है। इसके मतलब क्या है? अब कुछ लोग जो मानते हैं, बड़े लोग मानते हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। समझ रहे जो कह रहा हूं मैं? ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूं कि ये आर्य मूलतः कहां के निवासी थे जिन्होंने जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो पहला जो विचार है, बाल गंगाधर तिलक, नाम जानते हैं आरएडी इसका? तिलक महोदय, करम दल के नेता। ठीक, ये तो ये जो है, तो इसमें विभिन्न मत है, इनको मैं ले रहा हूं आगे। विभिन्न मत, इसमें विभिन्न मत है। एक मत जो है उसमें बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, इन्होंने जो मत दिया है उनके अकॉर्डिंग अगर समझे इनको, इनका मानना है कि वैदिक संहिताओं के आधार पर जो वैदिक जो संहिता है, वैदिक जो संहिता है, वैदिक संहिताओं में जो है, जिसमें वैदिक संहिताओं में जो ऋचा है, जो श्लोक जो लिखे गए हैं, उन श्लोक को अगर उनको ऋचाओं को, उन मंत्रों को अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ा जाए, किसका मानना है? बाल गंगाधर तिलक। तो उसमें जो है कई जगहों पर उसके सुरतों में, उनके सुक्तों में दीर्घकालीन जो अंधेरा था, दीर्घकालीन जो अंधकार था, वहां से वो उषा की स्तुति करते हैं। लंबे समय तक जो है अंधेरा था, लंबे समय तक अंधकार का एक पूरा कालखंड रहा, और उसके बाद जो है उषा, उसके बाद क्या है? उषा का कालखंड आया। और उषा का कालखंड का मतलब क्या है? एक प्रकाश का, एक सुबह का कालखंड आया। इसीलिए बोलते हैं उषा काल। उषा मतलब क्या हो? बिल्कुल ये सुबह सुबह का जो कालखंड है, एक प्रकाश का जो कालखंड है, अंधेरे से प्रकाश का जो कालखंड है, उसको क्या बोलते हैं? उषा। ठीक है, तो सुबह की स्तुति है इनके श्लोकों में, इनकी ऋचाओं में जो है सुबह उस उषा की स्तुति है। राइट, इनके साथ साथ जो है ये, इनके साथ साथ जो है कभी कभी जो है इनकी ऋचाओं में यहां भी हमें जो है कुछ पढ़ने को मिलते हैं कि सुमेरु पर्वत, ये एग्जैक्टली कहां पर था ये बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। एक सुमेरु पर्वत जहां पर हुआ करता था, वहां पर 6 माह के रात और 6 माह का दिन हुआ करता था, ऐसा जो है ऋग्वेद की कई ऋचाओं में उल्लेख मिलता है। तो एग्जैक्टली जो है इनका इस प्रकार से ही तर्क है कि 6 माह का जो जो कालखंड जिसमें अंधेरा रहता है, रात रहता है, और 6 माह का कालखंड जो है कहां पर? जब दिन रहता है, ऐसा केवल ध्रुवीय क्षेत्र में ही हो सकता है। इसीलिए इन आर्यों का जो मूल निवास स्थान रहा होगा वो क्या है? उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में रहा होगा। मीन्स इसने जो सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत है? उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत। वैदिक संहिताओं के सूक्तों के अनुसार, उसके अनुसार उन्होंने क्या मान्यता दिया कि वैदिक आर्यों का आदिदेश, वैदिक आर्यों का
आदि देश क्या है? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र, ये वैदिक आर्यों का जो है आदि देश, उनका मूल निवास वाला क्षेत्र हुआ करता था। ये उनका क्या है? मूल निवास क्षेत्र। यहां समझ में आ गया है? ये इनका मूल निवास स्थान या उनका आदि देश, यही मैं यहां पर बता रहा हूं मैं। तो एक इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक महोदय ने क्या कह दिया? उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। हालांकि अभी तक इसके बारे में जो है कोई इनके समर्थन में कोई पूर्ण तात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। क्लियर है? पहली बात है ये। अब दूसरे विचार की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी विचार करके बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे विचार में क्या है? फिर वही बात कर रहे हैं हम, वैदिक आर्यों का, वैदिक आर्यों का आदि देश, मतलब उनका मूल निवास स्थान कहां? इसकी पैरवी, इसकी जो है अब हम थोड़ा सा जांच कर रहे हैं। तो यहां पर तो देख लिए एक नंबर को, उसमें कुछ खास निकल करके नहीं आया। अब दूसरे नंबर में दूसरा मत चलते हैं, मत सेकंड की बात कर लेते हैं। ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, हो ना? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, पता भी होगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इनका जो मानना है, स्वामी जी का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत हुआ करता था। कहां हुआ करता था? तिब्बत हुआ करता था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर? तिब्बत। तिब्बत क्षेत्र हुआ करता था, ये इनका मानना है। मगर समर्थन में फिर वही स्थिति है, किंतु समर्थन में कोई विशेष साक्ष्य नहीं। ये हुआ तो छोटे छोटे जो छोटे छोटे हैं उनको जो है खेल थोड़ा कल जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर बड़े प्लेयर आएंगे इस पर। ये है कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी भी स्थिति क्या हो गया? ये अलग हो गई है। अब उसके बाद थोड़ा सा भारत पर पहुंचने से पहले जो है हम इसमें यूरोप उत्पत्ति का सिद्धांत इनको समझते हैं। ये ठीक, इसमें क्या होगा? ये तीसरा मत हो गया। अब तीसरी मत की बात करो, मत 3। ठीक है, यूरोप उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होगा? इसमें यूरोप उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है ये, तो ये गेटी मानेंगे क्या कि जो आर्यों का जो मुख्य मूल मूल जो निवास स्थान है वो क्या है? यूरोप रहा। अब ऐसा कौन मानेगा? ऐसा कौन कहेगा? जो ब्रिटेन से आए हुए लोग रहेंगे, कुछ जर्मन के लोग रहेंगे, जो पश्चिम के दोस्त रहेंगे, वही कहेंगे ना कि जो भी श्रेष्ठ काम कर रहे हैं वो कौन करेगा? पश्चिम के लोग करेंगे। हड़प्पा को भी तो वही मानते रहे लगातार। ठीक है, मगर समस्या ये था कि हड़प्पा के बारे में कुछ वो कह ही नहीं पा रहे हैं, कहने के लिए उनको कुछ बचे नहीं है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो ब्रिटिश की जो सभ्यता है उससे हजारों साल पहले का है, तो वहां तो जो है कुछ भी अब कहने लायक बचा ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे जो कह रहा हूं ये। अब देखो इनको भी जो है क्या कर रहे हैं, वो यूरोप से आए हैं, वहां से बता रहे हैं। अब कई तरीके इनमें है। अब इनमें जो है एक बड़ा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो माना जाता है वो कौन है? वो कौन है? विलियम जोन्स। वो कौन है?
विलियम जोन्स। इसमें और भी कई लोग हैं, एक फिलिप्पो सेसेटी है और एक क्या है बड़ा नाम है इसमें विलियम जोन्स। ठीक है, तो एक विलियम जोन्स नाम सुनिए कभी इसका। ठीक है, ये विलियम जोन्स जो है उस समय की बात कर रहे हैं तब जब ये वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। वारेन हेस्टिंग मतलब कब? 1773 से लेकर के जो है आगे जो है कार्नवालिस जॉनसन से पहले तक बंगाल के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इसके पहले जो है एक बड़ा जो है और शक्तिशाली बड़ा सेनापति सैनिक जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और 1773 से फिर क्या है वो कंपनी का जो शासन बंगाल में। कौन थे पहले पहले गवर्नर जनरल कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव पहले केवल बंगाल बसते थे, बाद में ये वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो उसके सहयोगी और उनका मित्र कौन था? ये विलियम जोन्स। और उसी समय जो है बंगाल में जो है एशिया की पूरी समाज का अध्ययन करने के लिए बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का भी स्थापना किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये जो है ये विलियम जोन्स जो है इस जो एशिया में जो समाज है और पर्टिकुलरली कहां पर भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो हिस्सा है, जो विचार है, संरचना है, उस पर वो अध्ययन को जो है बल दिया। क्यों? क्योंकि अगर इस पर शासन करना है तो हमें इनकी समाज को समझना पड़ेगा, इनकी मान्यताओं को समझना पड़ेगा, तब जाकर इन्होंने थोड़ा सा ये वैदिक जो साहित्य है उनको उसमें पढ़ना है करके संस्कृत वगैरह पढ़ना सीखा। तो पहले तो खुद को पढ़ना आते नहीं थे, तो पंडितों को बुला बुलाकर पढ़वाते थे, वो ट्रांसलेट करके ये समझा रहे हैं। और उसमें और साथ में जब खुद पढ़ना शुरू किया तो वो संस्कृत वैदिक संस्कृत में लिखे गए उसको नहीं पढ़ा उन्होंने, वो फारसी में लिखा गया जो संस्कृत था वैदिक आर्य, मतलब उसमें फारसी में जो लिखा गया उपनिषद या फिर जो साहित्य है उनको उन्होंने पढ़ा। जो भी है, मगर किसकी बात कर रहा हूं मैं? विलियम जोन्स की बात कर रहा हूं। और विलियम जोन्स ने जो है एक विचार दिया कि जो आर्य जो है मूलतः कहां के हैं? यूरोप के हैं। इनका विचार क्या है? किसका विचार है? अभी ये सर की उपाधि दिया गया था इनको, इसलिए इनको सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो इनका विचार क्या है? अब इनका विचार वही है। क्या विचार है? और इनके विचार का जो आधार है, इनका जो आधार है वो आधार क्या है? भाषा। ठीक है, भाषा मतलब क्या है? इनमें भाषाई समानता के आधार पर, भाषाई समानता के आधार पर का मतलब क्या है कि यूरोप में जो भाषा बोली जाती है, यूरोप में जो भाषा बोली जाती है और इन वैदिक जो संस्कृत है, दोनों में कुछ भाषाई समानता है, दोनों में कुछ जो शब्द है वो क्या है? समान है। ठीक है, जैसे कि जो है दीपी, दीपक के लिए प्रयोग करते हैं, वहां भी लगभग उस प्रकार का है। वैसे कुछ शब्द कुछ समानता है, तो कुछ कुछ शब्दों को देखा कि हाँ दोनों में थोड़ा सा समान है। तो उन्होंने जो अध्ययन का जो तरीका अपनाया वो लिंग्विस्टिक था, एग्जैक्टली का देखा जाए तो वो। ठीक है, तो भाषाई आधार पर जो है उन्होंने जो है कुछ बातें समान देखा कि दोनों में जो है लगभग में एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। ये भाषा में क्या है? समानता। संस्कृत में कुछ भाषा कुछ शब्द ऐसे हैं, वैसे वही एग्जैक्टली शब्द कहां मिलते हैं? उस तरफ यूरोप वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसके बेसिस पर कहा कि ये जो है मूलतः एक ही जगह के लोग रहे होंगे, बाद में वहां से वहां प्रवास किए हैं। तो मूलतः कहां के लोग हैं? ये यूरोप के लोग हैं। अब यूरोप तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, समस्या ये है कि यूरोप में कहां से, तो वहां पर आकर के फिर वो फंस जाते हैं। मगर वो कम से कम ये बताने का प्रयास कर रहा है, वो कम से कम क्या, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये मूलतः भारत के नहीं है, ये कहां के हैं? किसी यूरोप क्षेत्र के हैं। और उसका तर्क क्या है? भाषाई आधार पर वो तर्क देते हैं। और इसीलिए भारत और यूरोप की जो दोनों की जो सम्मिश्रित भाषा, वैदिक आर्यों की और इस तरफ यूरोप की सम्मिश्रित भाषा
जिनको बोलते हैं भारोपीय, भारोपीय भाषा, भारत और यूरोप की भाषा, भारत और यूरोप की भाषा। ठीक है, दोनों ने समानता के आधार पर वो सिद्ध करने के प्रयास किए। ये कहां के हैं मूलतः? ये मूलतः कहां के हैं? ये यूरोप के हैं। मींस संस्कृत और जो यूरोप की जो भाषा है उनमें क्या है? समानता है। ये मगर समस्या क्या है इनके साथ बताया मैंने कि ये एग्जैक्टली जो है, अब यूरोप तो बहुत बड़ा है ना, अब यूरोप तो बहुत बड़ा है ये, तो यूरोप में एग्जैक्टली कहां पर से, यूरोप में एग्जैक्टली कहां पर से ये इनके साथ समस्या है। तो यूरोप में एग्जैक्टली कहां पर, ये जो है बहुत स्पष्ट तो नहीं कर पाए, तो फिर अलग अलग उन्होंने जो है कुछ अनुमान लगा दिए इनके अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार जैसे कि जो है, अब इसके लिए फिर बताने के लिए और भी कई लोग आए कि एग्जैक्टली जो है ये कहां के हैं ये। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे कि इसमें जो है एक और जो है बड़ा जो इतिहासकार है गाइल्स, उनका मानना है कि ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी, यूरोप में एक जगह का क्षेत्र है उधर, ठीक है, वहां के है ये। हंगरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है हंगरी, यूरोप में छोटा सा देश है वर्तमान में हंगरी। ठीक है, तो ये हंगरी क्षेत्र से है, ऐसा मानना है इनका। एक जो इतिहास क्या है, इनका नाम गाइल्स, ये गाइल्स का मानना है कि ये मूलतः आर्य कहां के थे, वो हंगरी क्षेत्र से थे। ठीक है, कहां के हैं? हंगरी क्षेत्र के हैं ये। ठीक है, और वैसी जो है ये कुछ और लोग हैं, उनका मानना है कि ये जो है एग्जैक्टली क्या है, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, एक क्या है, पेंका, पेंका नाम का जो है ये भी इतिहासकार है बड़ा, पेंका। अब नाम याद रहे या ना रहे, मगर दिमाग में रखना है कि कुछ मानते हैं कि जर्मनी से भी, जर्मनी का गाइस पेंका का मानना है, इनका मानना है कि क्या ये जर्मनी के, जर्मनी क्षेत्र से, ये को जर्मनी क्षेत्र कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहां से मानते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद फिर और कुछ लोग जो इसमें आए, तो उनका जो मानना है कि ये बाल्टिक क्षेत्र से है। ये बाल्टिक क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र मतलब बाल्टिक सागर है एक्चुअल में, बाल्टिक सागर है तो साइबेरिया का थोड़ा दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर ये, उस यूरोप इधर क्षेत्र में ये। ठीक है, तो बाल्टिक क्षेत्र में जो है आए, तो ये इस प्रकार की तीन मान्यता है, और भी कई है पर मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो कम से कम हम ये जानना है कि क्या बात कह रहे हैं एक्चुअल में, कि ये जो है यूरोप के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से आए हैं वैदिक आर्य, ये बताने का प्रयास किए। समझ में कुछ आ रहा है ये? ठीक, अब इसके बाद जो चौथा मत है, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो तो सबसे खतरनाक रहा, जिसने पूरे भारत के इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ रख दिया। किनकी बात कर रहे हैं हम, जो है वैदिक आर्यों के आदिदेश, वैदिक आर्यों के आदिदेश या उनका मूल निवास स्थान। और कितने नंबर है? छठवें हो गए, पांचवें, चौथा नंबर। इसमें एक नाम है, एक इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया से आए हैं ये कहां से आए हैं? मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया से आया। ये थोड़ा सा अब तक में सबसे सही तरीके, सटीक जो माना जा रहा है अभी तक में ये, हालांकि अब थोड़ा सा और नया विचार आ रहे हैं, नए जो उत्खनन हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। अब ये जो बताने वाला जो है एक जर्मन जो है बड़ा अधिकारी भी था और इतिहासकार, जिसका नाम है मैक्स मूलर। कौन है?
मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर ही जो है ने सबसे पहले जो है बताया, और मैक्स मूलर इसको लाया कौन है? ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक अधिकारी के रूप में लाए हैं ये। इसका मतलब ये अच्छा भी तो नहीं कहेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये वैदिक आर्य अचानक से यहां पर प्रकट हो गए आक्रमणकारी के रूप में। कब? 1500 बीसी में। इसके पहले जो कुछ पता नहीं चल रहा था, अचानक से यहां पर आया और बता दिया वैदिक काल का मतलब 1500 से इससे पूर्व से शुरुआत हुआ। कोई तर्क नहीं है प्रमाण में, समझ में आ रही है? और ये जो है लगातार उसको फिर हम मान के चलते रहे, ठीक है, लगातार उनको हम मान के चलते रहे। हम किताबों में भी, एनसीईआरटी किताब में वही 1500 ईसा पूर्व से क्या चल रहा है? वैदिक काल प्रारंभ हुआ। किस बेसिस पर? कुछ पता नहीं। जो कह रहे हैं मैक्स मुलर ने ऐसा कह दिया है। अब मैक्स मुलर कहां का है? जर्मनी के। किसकी सेवा बजा रहा है? ब्रिटिश सम्राट की। शासन कहां पर कर रहे हैं? भारत में। समझ? और किसका इतिहास है? भारत के इतिहास। पढ़ने और व्याख्या करने वाले कौन लोग? मैक्स मूलर, जिनको ढंग से संस्कृत पहले तो आता नहीं था, बाद में जैसे करके उन्होंने सीखा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? ये समस्या ये है इतनी बड़ी जो है। अभी तो इसका क्या है सबसे बड़ा जो है क्या बोलना चाहिए, करप्शन या फिर घपला, यही हुआ है। इतिहास को बहुत गलत तरीके से जो है प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक, तो ये जो है ये क्या क्या कहते हैं कि मैं इनका जो तर्क है कि एक जो ईरान के जो है ईरानी क्षेत्र में उनकी जो धार्मिक, ईरानियों की जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है अवेस्ता। इनका जो तर्क है, इनके भी तर्क क्या है? वही जो है कुछ भाषाई आधार पर, ठीक है। इनके भी क्या है कि जो ऋग वेद में जो जो वैदिक साहित्य है, और पर्टिकुलरली किसके? ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो भाषा है, और ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। और कौन सा संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। और ऋग्वेद की जो भाषा है और वैसी जो है ईरानियों की ग्रंथ, ईरानियों की जो धार्मिक ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता, उनका धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? अवेस्ता। ये ध्यान में रखेंगे ना, अवेस्ता। दोनों में जो है भाषाई समानता है। आधार पर क्या है? समानता है। इस आधार पर कहते हैं कि ये जो है आर्य मूलतः कहां के थे? उस ईरान इराक वाले जो क्षेत्र है, मींस जो सेंट्रल एशिया है, वहां के मूल निवासी रहे हैं। वहां से जो है ये दक्षिण की तरफ प्रवास किए। कहां पर आए? उस सप्त सिंधु प्रदेश में। मगर ये भी जो है ठीक है, इसने ऐसी बातें रखी, मगर ठीक है, मगर जो है बहुत अधिक स्पष्ट तो ठीक है, मगर अभी इनको ही लगभग स्वीकार किया जाता है। ठीक, मगर अब जब ये सब बातें, अब ये सब कौन? ये सब तो वही औपनिवेशिक सत्ता वाले हैं ना। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है जो नई विचार जो भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें जो है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत कि आर्यों का आदि देश कोई और नहीं, वो क्या है? भारतवर्ष है। आर्यों का जो देश जो है कोई और नहीं, उनका जो आदि देश कोई और नहीं बल्कि क्या है? भारतवर्ष है। राइट। और इसके जो है समर्थन में कई इतिहासकार, एसपी गुप्ता है, बड़ा इतिहासकार है, बीबी लाल एक बड़ा इतिहासकार है, ये और भी कई लोग हैं इस पर ये, ठीक है। गंगानाथ झा है, बड़ा इतिहास का कई। तो उसमें क्या बता रहा हूं मैं अब? इसमें आर्यों का आदि देश कोई और नहीं बल्कि क्या है? भारत ही है। इनकी बात कर रहा हूं मैं। आर्यों का आदि देश मीन्स
अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान। कौन सी मत की बात कर रहा हूं मैं? भारतीय उत्पत्ति का। ठीक, इसमें क्या मान्यता है? इसे मान्यता किस बात की है कि वैदिक आर्य किसी बाहरी देश अर्थात विदेश से नहीं आए हैं, बल्कि ये भारत के मूल निवासी है। ये भारत के मूल निवासी है जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के सप्त संध्यो प्रदेश में निवास करते थे। ठीक, और ये अपने तर्क में कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य देते हैं। ठीक है, ऐसा किस बेसिस पर? साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। ठीक, ये एक मान्यता इस प्रकार की है। ठीक है, मगर समानता जो है अभी भी इसमें थोड़ा समर्थन, बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, मगर अभी भी जो है जो मानना है कि ये जो वैदिक आर्य जो है इनका मूल निवास क्षेत्र वहां पर मध्य एशिया रहा होगा। ठीक है, ये हालांकि इसको थोड़ा सा अधिक मान्यता मिल रहा है कि आर्य मतलब कौन? मूलतः भारत के थे। ठीक है, कई साक्ष्य मिले हैं उनके बेसिस पर, मगर जो है अभी भी और बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है पुष्टि होने की। तो ये क्या हुआ? आर्यों का आदि देश या आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर था, उनकी बात है ये। कल जब हम डिस्कस करेंगे इस पर, तब इसमें आएगा अब वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत, ये पढ़ करके आएंगे आप लोग। कौन सा? चारों वेद के बारे में, ये बेसिक बात है। वेद तो 4 वेद है, नाम तो ऐसी भी है, तो उसमें कौन सबसे पुराना, कौन सबसे नया, ठीक, उनकी भाषा क्या है, लिपि कितने, उसके मंडल और कितने उसमें श्लोक वगैरह, ऋचा वगैरह, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है, और बाकी भी हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, वहां से भी अगर नहीं लिख पाए होंगे तो उनको भी लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।